नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। जापान में ब्याज दरें बढ़ने से बिगड़ा बाजार का मूड। निफ्टी 200 से ज्यादा तो सेंसेक्स 700 से ज्यादा पॉइंट टूटा। आईटी में सबसे ज्यादा बिकवाली। मिड कैप इंडेक्स भी 1% फिसला। दिसंबर 2024 में पहली मेड इन इंडिया चिप मार्केट में आ जाएगी। दिसंबर 2024 ज़्यादा दूर नहीं भाई, गिन के नोट करके रख लेना आप लोग। दिसंबर 2024 में पहली चिप आने वाली है। इस साल के आखिर तक भारत में बनी पहली चिप आ जाएगी। न्यूज 18 के लीडरशिप कॉन्क्लेव राइजिंग भारत समिट में बोले आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा भारत 2029 तक दुनिया के टॉप 5 चिप्स इकोसिस्टम में होगा शामिल। इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन रहा है देश। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की अवमानना की कार्रवाई। रामदेव और बालकृष्ण को 2 हफ्ते के बाद की सुनवाई में हाजिर रहने को कहा। केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। 3% फिसला पतंजलि फूड। पीएम मोदी का दक्षिण दौरा हुआ पूरा। पलक्कड़ और सेलम में किया रोड शो। 400 पार का दिया नारा। कहा तमिलनाडु में बीजेपी को मिल रहे जन समर्थन ने उड़ाई डीएमके की नींद। लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए करीब 9 लाख नई ईवीएम का हुआ प्रोडक्शन। पुरानी करीब 2.5 लाख को किया गया अपग्रेड। अब हर हफ्ते पायलट को आराम के लिए मिलेंगे 48 घंटे। नाइट फ्लाइट्स लैंडिंग की संख्या 2 ही रहेगी। ड्यूटी आवर्स 8 से 10 घंटे रहेंगे। साथ ही नए नियम 1 जून से ही होंगे लागू। डेडलाइन नहीं बढ़ेगी आगे। लोकपाल बनाने पर विचार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राइजिंग भारत से। न्यूज 18 के लोकप्रिय लीडरशिप कॉन्क्लेव राइजिंग भारत का आगाज हो गया है। हर साल कॉन्क्लेव का ये होता है और इस बार की बात करें तो ये 4था संस्करण है। राइजिंग भारत सम्मेलन 2024 फिलहाल जारी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजनीति, कला, इंडस्ट्री, मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी हुई कई बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं। इस साल दिसंबर तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ सकती है। राइजिंग भारत समिट में इस बात का ऐलान खुद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। उन्होंने कहा कि देश 2029 तक दुनिया के टॉप 5 चिप इकोसिस्टम में से एक होगा। दिसंबर 2024 में पहली मेड इन इंडिया चिप मार्केट में आ जाएगी। दिसंबर 2024 ज़्यादा दूर नहीं भाई, गिन के नोट करके रख लेना आप लोग। दिसंबर 2024 में पहली चिप आने वाली है। देखो 1962 से प्रयास हुआ, लेकिन किसी भी प्रयास के पीछे जब तक सही नीति और सही आपका फंडामेंटल कन्विक्शन नहीं होता तब तक नहीं हो पाता। मोदी जी का इतना स्ट्रांग कन्विक्शन है कि हमें विकसित भारत को जब बनाना है, उसके फाउंडेशन में क्या क्या लगेगा। उसके फाउंडेशन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस कि आप जो घर में टीवी देखते हो, फ्रिज देखते हो, उसको देखो, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम वो देखो, या जो डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स जाती है वो देखो, या कार के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है वो देखो। हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। अगले 5 साल में रेलवे की तस्वीर बदल जाएगी, ये कहना है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। राइजिंग भारत के मंच पर उन्होंने रेलवे के बड़े रिफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा कि अब रेलवे और तेज ग्रोथ के लिए तैयार है। 2047 की हम बात करते हैं। हम उस भारत की बात करते हैं जो विकसित हो चुका है। तो ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, एक रेल मंत्री अपने रेलवे नेटवर्क को उस वक्त कैसे पाता है? उस वक्त की ट्रेन हिंदुस्तान की जनता कैसे देख सकती है? देखिए, आज मोदी जी के 10 वर्ष के इस पीरियड में एक बहुत स्ट्रांग लेगेसी बनी है। आज
मोदी जी की 10 वर्ष की लेगेसी और 25 वर्ष का प्लान, ये भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट जनता के सामने, भारत की जनता के सामने एक स्पष्ट मैसेज है। इस 10 वर्ष की लेगेसी में आप देखो, रेलवे में प्रैक्टिकली करीब करीब बहुत सारे राज्य 100% इलेक्ट्रीफाई हो गए। 40,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। 60 वर्षों में 20,000, 10 वर्षों में 40,000, करीब करीब आपके 30,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने। यानी जर्मनी का जितना रेलवे नेटवर्क है उतना रेलवे नेटवर्क भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ा। पिछले साल 5,000 किलोमीटर जुड़े थे और इस साल भी, कल की रिपोर्ट में देख रहा था, 5,246 किलोमीटर कल तक रेलवे नेटवर्क में जुड़े। यानी हर साल एक स्विट्जरलैंड के बराबर रेलवे नेटवर्क भारत में जुड़ रहा है। टोटली नए जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन्स आई, नमो भारत ट्रेन आई। आज वंदे भारत ट्रेन्स में हमारी जो मिडिल क्लासेस हैं और एस्पिरेशनल यूथ है, उनको एक ऐसा अनुभव मिल रहा है जो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट रेलवे सिस्टम में मिलता। नमो भारत ट्रेन अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल है रीजनल ट्रांजिट के लिए। अब वंदे भारत स्लीपर आ रही है, वंदे मेट्रो आ रही है, अमृत भारत ट्रेन आ रही है। तो ये सब जो आपने देखा इन 10 वर्षों में विकसित भारत बनाने के लिए जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं, जो फाउंडेशन बनानी है, नींव बनानी है, वो नींव बनी है। अगले 5 वर्षों में इस नींव को और मजबूत करेंगे। मोदी जी ने अपने प्राइमरी फोकस में लेके आए, रेलवे के बजट को मर्ज किया जनरल बजट में। जहां मात्र 15,000 करोड़ के आसपास मिलते थे जनरल बजट से भारतीय रेलवे को, आज 2,52,000 करोड़ रुपए का रेलवे का बजट सपोर्ट मिलता है। काम, फंडिंग बढ़ी, काम बढ़ा, कई तरह के रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे, करीब करीब 38 ऐसे मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, जिसके कारण आज रेलवे एक ऐसी परिस्थितियों में आई है कि अब अच्छी एक फाउंडेशन बन गई 10 वर्षों में। आने वाले 5 वर्षों में इस फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। कई जो नई टेक्नोलॉजीज लेके आए उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे और उसके बाद में, उसके आगे वाले 20 सालों में रेलवे एक अलग नया स्वरूप देखेगी। तो राइजिंग भारत कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा और सब मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर काफी सवाल जवाब हो रहे हैं, काफी सोर्सेज के हवाले से खबर आती है, लेकिन अब आप सामने बैठे हैं तो मैं पूछ ही लेता हूं, चल क्या रहा है वहां पर? कोई नहीं, सब ठीक चल रहा है, लगभग बंटवारा हो गया है। शिंदे जी खुश है? हाँ सब। और चुनाव तक क्या होता है, जब तक कैंडिडेट तय नहीं होते हैं जी, तब तक एक सीट है, 10 उम्मीदवार है, तो थोड़ा बहुत तो चर्चाएं होती रहती है, थोड़ा बहुत विवाद होते रहता है, ये ऑब्वियस है। और मुझे लगता है कि अभी लगभग फाइनल हो जाएगा और हम लोग मिलकर लड़ेंगे और महाराष्ट्र में हमको बहुत शानदार जीत मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर नीति निर्माता, दुनिया भर से आए समाज में बदलाव लाने वाले प्रतिनिधि और एजेंडा निर्धारक शामिल होंगे एक बड़ी चर्चा में। ये मंच बनेगा गवाह भारत के विकास की असाधारण कहानी और उसकी असीमित क्षमता पर चर्चा का। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स, 19 और 20 मार्च, सिर्फ न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। चलिए अब खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह केरल के पलक्कड़ में रोड शो करने के बाद तमिलनाडु के सेलम पहुंचे। यहां भी उन्होंने रोड शो किया। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर से 400 पार सीटों का नारा दिया है और कहा कि बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहे समर्थन को देखकर इंडिया गठबंधन वालों को दिक्कत हो रही है। बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने
डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। वहीं रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे बिहार में एनडीए से सीट नहीं मिलने से नाराज है। पशुपति पारस की पार्टी में फिलहाल 5 सांसद हैं। हालांकि अब पारस किस खेमे का रुख करेंगे इसकी जानकारी नहीं है। इस्तीफा देते समय पशुपति पारस ने कहा कि उनकी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। इस बार लोकसभा चुनाव में करीब 9 लाख नई ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही बड़ी संख्या में ईवीएम को अपग्रेड भी किया जाएगा। चुनाव के लिए ईवीएम को लेकर क्या है तैयारी, पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, क्या है पूरी खबर? चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जिस जोरदार तरीके से ईवीएम पर बहस होती है, उतनी ही जोरदार तरीके से ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी है। चुनाव से पहले से ही ईवीएम को लेकर काफी ज्यादा उसकी निरीक्षण किया गया, उसकी परीक्षा की गई, उसके तकनीकी पहलुओं को देखा गया। कुछ ईवीएम को तो रिटायर कर दिया गया और कुछ ईवीएम को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। लेकिन इस बीच 8,92,000 नए ईवीएम लाने का फैसला लिया गया और इस 8,92,000 नए ईवीएम का उत्पादन भी हो चुका है और इसको इस लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो कंपनियां उत्पादन में लगी थी वो थी बीईएल, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर इसका उत्पादन किया है और करीब 2,43,000 ईवीएम को यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। यहाँ ये बताना चाहूँगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 55 लाख से ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक ईवीएम की कीमत जो होती है वो करीब 33,700 रुपए होती है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें बीयू, जिसको बैलेट यूनिट कहते हैं, उसकी कीमत 7,900 रुपए होती है। कंट्रोल यूनिट यानी सीयू की कीमत 9,800 रुपए होती है और वीवीपैट, इसकी कीमत 16,000 रुपए होती है। तो इस तरीके से नए ईवीएम को लाया जा रहा है और पिछले साल ही बजट में 1,891 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था ताकि नए ईवीएम लाया जा सके, ईवीएम को अपग्रेड किया जा सके। ये तो रही बात इस लोकसभा चुनाव को लेकर के। और मान लिया जाए कि एक देश एक चुनाव की बात को स्वीकार कर लिया जाता है तो बताऊं कि इसकी जरूरत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। चुनाव आयोग के अनुमान के मुताबिक 46,75,000 से ज्यादा बैलेट यूनिट, 33,63,000 से ज्यादा कंट्रोल यूनिट और 36,62,000 से ज्यादा वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए हर 15 साल पर करीब 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। यानी ईवीएम को लेकर न सिर्फ इस साल काफी ज्यादा अहमियत रहने वाली है, बल्कि एक देश एक चुनाव लागू होने के बाद इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ जाएगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी खबर के लिए। बढ़ते हैं आगे। ड्रोन दीदी बनकर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने के मकसद से पिछले साल नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई थी। इस योजना से कैसे बदल रही है महिलाओं की जिंदगी, देखिए आलोक प्रियदर्शी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। गांव कस्बों में ड्रोन उड़ता दिखना आजकल कोई नई बात नहीं। नई बात यह है कि ड्रोन की कमान महिलाओं के हाथ में है। ऐसी महिलाओं के हाथ में जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन गृहस्थी में उलझकर रह गई, जैसे कि हरियाणा के बल्लभगढ़ की सोनू लांबा, जो बीए पास हैं और अब नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ट्रेनिंग करके सर्टिफाइड ड्रोन दीदी बन चुकी हैं। सोनू ने एक हफ्ते में करीब 150 एकड़ से ज्यादा खेतों में ड्रोन से नैनो यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव किया और 75,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। 1 एकड़ फसल पर छिड़काव करने पर इन्हें 400 रुपए मिलते हैं।
2 दिन की ट्रेनिंग के लिए हमको 15,000 रुपये जमा करने पड़े। उसके बाद मैंने 150 खेत कर चुकी हूँ, उससे मुझे 50,000 की कमाई हो चुकी है। नाम के आगे से जो ड्रोन दीदी लगा है ना, इससे अलग ही खुशी मिलती है। जहाँ भी हम खेतों में जाते हैं ना, मैम मैम कह के हमारी अलग ही इज्जत होती है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को हर किसान के खेत तक पहुंचाने का जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मोदी सरकार ने शुरू किया है, उसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ड्रोन दीदी के कंधे पर ही है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि लिक्विड फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नमो ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य है महिलाओं को आर्थिक शक्ति देना और कीटनाशकों और उर्वरक का इस्तेमाल घटाकर खेती की लागत कम करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 30 नवंबर को देश के 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह के मेंबर्स को ड्रोन और ड्रोन उड़ाने की मुफ्त ट्रेनिंग देने का ऐलान किया था। अभी तक करीब 1100 महिलाओं की ट्रेनिंग हो चुकी है। 11 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी महिलाओं को ड्रोन सौंपे और उनकी स्किल का जायजा भी लिया। इस कार्यक्रम में हिस्सा ले चुकी पलवल की प्रियंका बताती हैं कि योजना ने उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाए। काफ़ी बदलाव हुआ। पहले तो घर से भी नहीं निकलते थे, अब तो बाहर भी जाते हैं सर, और काफ़ी जानकारी भी हुई है सर, और लोगों को जाना है सर, बाहर भीतर आने जाने का एक्सपीरियंस भी हुआ है, और काफ़ी अंतर हुआ है सर। मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है सर। अपनी बहू की तरक्की देखकर प्रियंका के ससुर धनी राम फूले नहीं समाते। वो तो प्रियंका की मदद के लिए काम पर साथ भी जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं और लोग हमसे पूछते हैं कि भाई तू अपनी पुत्रवधू को भेजता है, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं उनसे कहता हूँ भाई तुम भी अपनी को भेजो। आजकल लड़की बराबर कमा रही है और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि तुम भी भेजो, हम भी भेज रहे हैं और कमा रही है, अच्छी बात। सर्टिफाइड ड्रोन दीदियों को 15,000 रुपए महीने के मानदेय के साथ नमो ड्रोन दीदी स्कीम में 80% सब्सिडी पर ड्रोन मिलता है। इसे लाने ले जाने के लिए स्कीम के तहत एक बैटरी ऑपरेटेड ऑटो रिक्शा भी मिलता है। किसान सेंटर में कॉल करने पर वो खुद इसे ड्राइव करके फसलों पर छिड़काव के लिए खेतों तक पहुंचती है। अगले 1 साल में कुल 15,000 महिलाओं को ट्रेनिंग और ड्रोन दिए जाने की योजना है। इसके लिए पिछले साल 200 करोड़ और इस साल अंतरिम बजट में 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आलोक प्रियदर्शी, पलवल, हरियाणा। जापान में ब्याज दरें बढ़ने से और आईटी में दबाव से बाजार का मूड बिगड़ गया है। आज सेंसेक्स निफ्टी में 1% से ज्यादा की गिरावट रही। सुमित से समझते हैं बाजार का हाल। तो सुमित बताएं कौन से सेक्टर्स और शेयर्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, कुछ अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए जहां पर आज थोड़ी सी हलचल आते हुए दिखाई पड़ी, तो निफ्टी में आपको गेनर तो दिखेंगे लेकिन इंटेंसिटी ऑफ गेन बहुत कम रहेगा। मिसाल के तौर पे बजाज ऑटो महज 1.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस लगातार तीसरा दिन 1.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% ऊपर और आयशर मोटर करीब 0.5% ऊपर। लेकिन बिकवाली की जो इंटेंसिटी होगी कहीं ज्यादा होगी। टीसीएस 4.5% नीचे, ब्लॉक डील का इंपैक्ट, बीपीसीएल 4.5% नीचे, सिप्ला 3.5% नीचे और टाटा कंज्यूमर 3.5% बिकवाली यहां पर रही। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में पेटीएम सर्किट पे चल रहा है शेयर लगातार, टोरेंट पावर लगातार तेजी में 6% की तेजी, सीजी पावर आखिरी में खरीदारी 2% और आरवीएन 0.5% के आसपास का उछाल। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में गुजरात गैस 4% नीचे, पतंजलि फूड न्यूज फ्लोज के बीच में 4% नीचे, गुजरात फ्लूरो 4% नीचे और एल&टी टेक 4% बिकवाली यहां देखने को मिली। एफ&ओ में बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस का दबदबा रहा, दोनों करीब 1.5% ऊपर रहे। मैक्स फाइनेंशियल और टीवीएस मोटर 0.5% ऊपर रहा। लेकिन गिरने वाले शेयरों में एफएमसीजी से कोलगेट करीब, एफ&ओ में गुजरात गैस 4% नीचे, टीसीएस 4.5% नीचे, बीपीसीएल 4.5% नीचे और एल&टी टेक यहां पर भी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर आज प्रेशर था और सिलेक्टिव सेक्टर, सिलेक्टिव इंडिसेस जो कि आज तेज बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। टीसीएस में टाटा सन्स ने हिस्सेदारी बेची है। इस बड़ी ब्लॉक डील के बाद से टीसीएस के शेयर दबाव में देखने को मिल रहे हैं। डिटेल्स बता रहे हैं सुमित। तो एक बड़ी ब्लॉक डील आज टीसीएस के अंदर होते हुए दिखाई पड़ी है और इस ब्लॉक डील में जो कल शाम तक डिटेल दी गई थी, करीब करीब 2.3 करोड़ शेयरों के आसपास सौदा होगा। आज सुबह से 2.2 करोड़ शेयरों का सौदा हो चुका है, जो कि करीब करीब 6,890 करोड़ रुपए के आसपास इसकी वैल्यू बैठती है। 0.5% के आसपास से ज़्यादा का हिस्सा टाटा सन्स ने
टीसीएस के अंदर बेचा है। मल्टीपल वजहें हो सकती हैं, चाहे वॉर चेस्ट तैयार करने की बातचीत हो, चाहे सेमीकंडक्टर कारोबार में फर्दर एक्सपेंशन को लेकर कंपनी इस्तेमाल करी, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स को आप जोड़ सकते हैं जिसकी वजह से ये ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़े, या फिर डेट रीपेमेंट भी बड़ा ट्रिगर हो सकता है। लेकिन फिर भी टाटा सन्स के लिए टीसीएस हमेशा से ज्वेल था, ज्वेल है और अभी भी रहेगा। वो आप हिस्सेदारी से ही देख सकते हैं। ये करीब करीब की हिस्सेदारी है, ये प्री ब्लॉक हिस्सेदारी है टाटा सन्स की, करीब 72.4% के आसपास टीसीएस के अंदर हिस्सेदारी ओन करते हैं। टाटा पावर करीब 45% के आसपास, टाटा मोटर्स करीब 43.7% के आसपास, टाटा एलेक्सी में 42.2 और ट्रेंट में करीब 42.2% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर भी है। टाटा स्टील में 31.5%, टाटा केमिकल में 32%, टाटा कंज्यूमर में 28.5%, टाइटन में 20 से 21%, टाटा कम्युनिकेशन में 14% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ना केवल टाटा सन्स की बड़ी हिस्सेदारी है बल्कि कैश काउ भी है टीसीएस टाटा ग्रुप के लिए। FY 23 में करीब 30,130 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड टाटा सन्स को मिला था टीसीएस के जरिए, इसमें एक स्पेशल डिविडेंड भी है। FY 22 में करीब 11,265 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड मिला था। FY 21 में करीब 8,645 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड मिला था। वहीं FY 20 में भी करीब 22,971 करोड़ रुपए का एक डिविडेंड दिया गया था, यहाँ पर भी स्पेशल डिविडेंड था। FY 19 में करीब 9,500 करोड़ रुपए का और FY 18 में भी करीब 8,500 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड टीसीएस ने टाटा सन्स को पे किया था। तो ये लगातार कैश काउ के तौर पे तो है ही, लेकिन अभी 0.5% के आसपास की हिस्सेदारी टाटा सन्स के बेचने की खबरें हैं। अब देखते हैं किस तरह की डिटेल शाम तक आती है। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। बाद आपका स्वागत है और अब आपको खबर दिखाते हैं दिल्ली में चल रहे स्टार्टअप महोत्सव से, जहां पर मजदूरों के लिए एक नया स्टार्टअप डिजिटल लेबर चौक शोकेस किया गया है। इस पर कंस्ट्रक्शन जो लेबर्स हैं वो अपनी भाषा में जानकारी तो इकट्ठा कर ही सकते हैं, साथ ही साथ नौकरी भी खोज सकते हैं। तो क्या कुछ इसके फायदे हैं, डिजिटल लेबर चौक के फाउंडर चंद्रशेखर मंडल से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। डिजिटल लेबर चौक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इकलौता इनके लिए जो इनको एक आज़ादी देता है कि वो पैन इंडिया के जॉब से जुड़ सकते हैं और अपने मनपसंद का काम को जो है ढूंढ सकते हैं। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर, मैशन, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इनको एक आज़ादी देते हैं कि आप जो है अपने मनपसंद का काम को ढूंढिए, मनपसंद वेजेस अमाउंट पे ढूंढिए। और जब आप शहर से अपने गांव से जब माइग्रेट कर रहे हैं तो आपको जो है एडवांस में आपके पास वो जो है काम रहेगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, ठीक है। सो होता यह है कि कोई भी अपना नंबर डाल सकता है। नंबर डालने के बाद जो है उसका OTP फैच हो जाता है। OTP फैच होता है तो उसके बाद जो है उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, नाम डाल सकता है, जो कि हिंदी लैंग्वेज वो प्रीफर कर सकता है। साथ ही साथ उसके बाद क्या रहता है कि वो अपने स्किल को चुन सकेगा। जहाँ पे फोटोज होते हैं कि मिस्त्री है तो मिस्त्री का फोटो, उसके बाद वो अपनी सब स्किल चुनेगा और उसके बाद वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, जहाँ पे उसको पैन इंडिया के जॉब दिखते हैं। साथ ही साथ हम वॉइस असिस्टेंट देते हैं कि वो बोल के भी पूछ सकता है काम के बारे में कि मेरे को जो है मिस्त्री का काम चाहिए दिल्ली में, तो वो दिल्ली में जितने भी मिस्त्री के काम हैं वो सारे स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो इससे सवाल ये है कि आप किन लोगों से टच में, जो एम्प्लॉयर है उनसे भी आप बात कर रहे हो क्या? जी, हमारे पास जो है आज 1 साल के भीतर में हमारे पास करीबन 3,000 जो है एम्प्लॉयर्स हैं और करीबन 28,000 जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे जॉब अवेलेबल है और 60,000 लोग जो है इन जॉब को वर्कर रजिस्टर कर चुके हैं और 12,000 लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म से जो है अभी तक जॉब पे अप्लाई किया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में क्या कुछ खास होने वाला है। एक आम वयस्क को रोज कितना प्रोटीन लेना चाहिए, क्या एनिमल प्रोटीन प्लांट प्रोटीन से अच्छा होता है, प्रोटीन से जुड़ी कई बातें हैं जिस पर सफाई जरूरी है। इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।